মজুরি কোডে এমন কিছু বিধান করা হয়েছে যা শেষ পর্যন্ত শ্রমিকদের আরও বেশি উপকৃত করবে। শুধু তাই নয়, নতুন মজুরি কোডে ৩ বছর আগের যে কোনো বিষয়ে অভিযোগ করা যাবে। আগে এই সময়সীমা ছিল মাত্র ৬ মাস। নতুন মজুরি কোডের সবচেয়ে বড় বিষয় হল এখন পুরুষ ও মহিলাদের মধ্যে কোনো বৈষম্য থাকবে না। কোনো প্রতিষ্ঠানের মহিলা কর্মচারী সেই প্রতিষ্ঠানের পুরুষ কর্মচারীর সমান বেতন পাবেন। নতুন মজুরি কোড চুক্তিবদ্ধ কর্মীদের কিছু অধিকারও প্রদান করে, যাতে তারা সময়মতো বেশি বেতন পান। তিনি আরও বলেন, যদি কোনো কোম্পানি কর্তৃক নিযুক্ত কোনো ঠিকাদার তার দায়িত্ব এড়িয়ে যান, তাহলে কোম্পানির পরিচালনা পর্ষদকে দায়িত্ব নিতে হবে, যা শেষ পর্যন্ত চুক্তিবদ্ধ কর্মীদের উপকারে আসবে। শ্রম কোডের পরবর্তী অংশ, সামাজিক সুরক্ষা সম্পর্কে তিনি বলেন, প্রতিটি বিভাগের কর্মীরা, সংগঠিত হোক বা অসংগঠিত, সামাজিক সুরক্ষা সুবিধা পাবেন। সব বিভাগের কর্মীরা ভবিষ্যনিধি তহবিল এবং ইএসআই সুবিধা পাবেন। ये प्रेस मीट बुलाने का उद्देश्य क्या है, क्या कारण है? बेसिकली आप लोगों को पता है कि भारत सरकार ने जो है 4 श्रम कानून बनाया है और हम उसके बारे में डिस्कस करना चाहते हैं। और हमारा उद्देश्य ये है कि भारत सरकार ने जो भी एक महत्व उद्देश्य लेके एक कानून को बनाया है, वो जो है ग्राउंड में पहुँचे और वर्कर्स और एम्प्लॉइज़ को इसके बेनिफिट के बारे में पता चले। ये हमारा उद्देश्य है और आप लोग जो है इस चीज़ को सहज तरीके से इसको उनको तो पहुँचा सकते हो, इसलिए हम आपके साथ उसके बारे में बात करने के लिए बुलाए थे। तो पहले हम लोग थोड़ा वेज कोड के बारे में बात कर ले। हाँ, तो जो चारों श्रम कानून बनाए हैं उसमें से पहला है वेज कोड, और ये पहले पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट था और मिनिमम वेजेस एक्ट था, इक्वल रेम्युनरेशन एक्ट था और आपका पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट था। ये सारे कानून को मिला के एक कानून बनाया गया, वेज कोड बनाया गया। और इस कोड के बेनिफिट जो ये है कि यूनिवर्सल मिनिमम वेज। यूनिवर्सल मिनिमम वेज क्या है कि पहले बस मिनिमम वेज शेड्यूल एम्प्लॉय को ही मिलता था, जो कुछ पर्टिकुलर एम्प्लॉय जिसको शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट बोला जाता था वहाँ पे ही मिनिमम वेज एप्लीकेबल था। लेकिन अब जो है मिनिमम वेज एक्रॉस सेक्टर, मतलब हर कोई मिनिमम वेज का हकदार बनेगा और हर किसी को सरकार का जो भी फिक्स किया गया है, जो भी जहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है स्टेट गवर्नमेंट का मिलेगा, जहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है वहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट का मिनिमम वेज मिलेगा। इसके चलते पहले 30% लोगों को मिनिमम वेज के दायरे में आते थे, अभी 100% लोग जो है मिनिमम वेज के दायरे में आ जाएंगे। ये हो गया पहला बेनिफिट। दूसरा बेनिफिट ये है कि सरकार जो है फ्लोर वेज फिक्स करेगा, उससे कम कोई भी राज्य सरकार वेज फिक्स नहीं कर सकेगा। ठीक है। तीसरा बेनिफिट है वेज सीलिंग। आप देखिए जो भी यहाँ पे वर्क एम्प्लॉइज़ है या ऑफिसर है या वर्कर है, जो भी है, 24,000 से अगर किसी का तनख्वाह कम है, अगर उसको टाइमली पेमेंट नहीं मिलता है तो वो कंप्लेन कर पाता था। लेकिन आज के बाद, ये कानून लगने के बाद, किसी का कितना भी तनख्वाह 1 लाख हो, 50,000 हो, 70,000 जो भी हो, वो कंप्लेन फाइल कर सकता है अगर उसको टाइमली पेमेंट नहीं मिलता है। उसके अलावा वेज के डेफिनेशन एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। पहले क्या होता था कि वेज के डेफिनेशन सारे कानून में अलग अलग था और जो है कंपनी ने अपना जो है लाइबिलिटी कम करने के लिए बेसिक को छोटा करके रखता था। बेसिक को छोटा, मतलब क्योंकि उसमें बेसिक और डीए के हिसाब से क्या देना पड़ता था, उसको अर्न लीव देना पड़ता था, मैटरनिटी बेनिफिट देना पड़ता था। ये सारी चीज़ को जो है कंपनी अपना फाइनेंशियल बेनिफिट मतलब बचाने के लिए वो बेसिक को कम कर देता था। अब सरकार ने ये किया कि 50% से जो है एटलीस्ट आपको 50% रखना पड़ेगा बेसिक और डीए मिला के, जो भी अलाउंस। तो इसके चलते सारे फाइनेंशियल बेनिफिट एम्प्लॉय का बढ़ जाएगा, चाहे मैटरनिटी बेनिफिट हो गया, अर्न लीव हो गया, आपका ग्रेचुइटी हो गया, हर चीज़ के लिए आपका बेनिफिट बढ़ जाएगा। ये हो गया पहला, मतलब और एक पॉइंट है। उसके अलावा पहले आपका जो है बोनस क्लेम करने का कोई प्रोविज़न नहीं था लॉ में, लेकिन अभी बोनस के लिए भी क्लेम करने का प्रोविज़न है। और कभी भी किसी को पेमेंट नहीं मिला, जो भी मिनिमम वेज नहीं मिला या टाइमली पेमेंट नहीं मिला, तो क्लेम करेंगे। अगर क्लेम पे अगर मतलब जो है क्लेम में अगर उनका जो भी डिमांड सही पाया जाता है तो उसको कंपनसेशन 10 गुना मिल सकता है, अप टू 10 टाइम्स मिल सकता है। इसके अलावा पहले पुराने जो एक्ट था उसमें 6 महीने का लिमिटेशन पीरियड था कोई भी कानून जो है किसी का, लेकिन अभी जो है 3 साल हो गया, मतलब 3 साल का पुराना केस भी आप केस फाइल कर सकते हो। इसके अलावा कोई जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन रहेगा, जितना फीमेल को मिलता है उतना ही मेल को सैलरी मिलेगा और जितना मेल को मिलता है उसको फीमेल को उतना मिलेगा।
और जो भी केस में अगर डेथ हो गया, कोई कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉई अगर किसी का डेथ हो गया, तो पहले ठेकेदार बोल रहा था कि भाई हमें तो उसका फैमिली पता नहीं मिला तो कैसे पेमेंट दे। लेकिन अब ये रूल बन गया कि भाई उसको पैसा ला के इस ऑफिस में डिपॉजिट करना पड़ेगा, फिर जब वो उसका फैमिली मेम्बर मिल जाएंगे तो उसको हम वो पैसा हैंड ओवर करेंगे। ये हो गया सारे चीज़ें। और इसके अलावा अगर कोई कॉन्ट्रैक्टर भाग जाता है, कोई भी एस्टेब्लिशमेंट भाग जाता है, तो फिर उसका प्रिंसिपल एम्प्लॉय या फिर जो उसका हेडक्वार्टर में जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होंगे उनके ऊपर अकाउंटेबिलिटी फिक्स किया जाएगा, ताकि सारे पैसा उसको एम्प्लॉयज़ को मिल जाएगा। तो बेसिकली वेज कोड के माध्यम से हमने सारे कैटेगरी के, पहले बस वर्कर तक लिमिट था और कुछ ही वर्कर लिमिट था, आज के डेट में हर एम्प्लॉयज़ तक ये लिमिट रहेगा। तो ये वेज कोड हो गया। उसके बाद हम बात करते हैं सोशल सिक्योरिटी के ऊपर बात करते हैं। पहले आपका सोशल सिक्योरिटी कवरेज हर किसी को नहीं मिलता था। इस सोशल सिक्योरिटी कोड के माध्यम से भारत सरकार का श्रम मंत्रालय ने सारे ऑर्गेनाइज एंड अनऑर्गेनाइज सारे टाइप के वर्कर्स का जो है केयर किया है। पहला है कि पहले ESIC जो है कुछ जोग्राफिकल एरिया में लगता था, जो शेड्यूल जो मतलब जो है एरिया लागू होता था, सारे एरिया में लागू नहीं होता था। लेकिन अब जो है ये एक्रॉस सेक्टर, एक्रॉस मतलब जोग्राफिकल लोकेशन सब जगह पे ESIC लागू होगा और PF लागू होगा, नंबर 1। नंबर 2, पहले एक जो है आपका था कि आपका जो थ्रेशोल्ड लिमिट है कि 20 वर्कर काम करने से PF लागू होगा, 10 वर्कर काम करने से ESIC लागू होगा। उस चीज़ को अभी कानून में ये बदलाव किया गया है कि वॉलंटरली कोई भी एम्प्लॉयर अगर 10 से कम भी काम करवा रहे हैं या 20 से कम भी काम करवा रहे हैं तो PF एंड ESIC का रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं और अपना एम्प्लॉयज़ को बेनिफिट दे सकते हैं। इसके अलावा जहाँ पे हैज़ार्डस प्रोसेस है वहाँ पे मैंडेटरली एक भी वर्कर काम करे तो उसके लिए PF एंड ESIC का रजिस्ट्रेशन लेना है और वर्कर को PF एंड ESIC देना है। उसके अलावा कोई भी जब सोशल सिक्योरिटी का बेनिफिट बनता है तो डिपेंडेंट, जो उसका डिपेंडेंट कौन रहेंगे, वो एक इंपॉर्टेंट चीज़ बन जाता है। तो अब इसमें जो पुराने जो जितना फैमिली मेम्बर तो है ही, इसमें एडिशनल एक चीज़ इंक्लूड किया गया, वो है मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स, उनको भी इसमें इंक्लूड किया गया, उनको भी बेनिफिट मिलेगा। उसके अलावा जो भी फीमेल एम्प्लॉइज़ है उनके डिपेंडेंट लिस्ट में आपका जो है उनका मदर इन लॉ, फादर इन लॉ को भी इंक्लूड कर दिया गया है, ताकि कुछ भी बेनिफिट उनको भी एक्सटेंड किया जा सकता है। इसके अलावा एक सोशल सिक्योरिटी फंड बनेगा और जो भी आपका गिग एंड प्लेटफॉर्म वर्कर हो गए, ओला, उबेर या जो भी स्विगी, जोमेटो में काम करते, उनका एग्रीगेटर से जो है 2 से 3% का सेस लिया जाएगा और वो सोशल सिक्योरिटी का फंड में पैसा रखा जाएगा। उस पैसा से ये जो आपका जो है गिग एंड प्लेटफॉर्म वर्कर है, जिनका कोई आज तक माँ बाप नहीं था, कोई उनका कोई टेक केयर नहीं कर रहा था, उसका टेक केयर करने के लिए भारत सरकार ने कदम उठाया है। उसके बाद पहले जो एक्सीडेंट होता था तो अराइजिंग आउट ऑफ इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट ओनली, मतलब जो ऑफिस के अंदर एक्सीडेंट होने से ही आपको जो है एक्सीडेंटल कंपनसेशन मिलता था। लेकिन अभी ऑफिस को जाने के टाइम और ऑफिस से वापस आने के टाइम अगर जर्नी पीरियड में भी कोई एक्सीडेंट होता है उसको भी क्लैरिफाई किया गया है कि उसमें भी कंपनसेशन देना पड़ेगा। ठीक है। उसके अलावा हमने जो है आपका जो आपका सोशल सिक्योरिटी फंड जो बन रहा है, उस सोशल सिक्योरिटी फंड में जितना भी पेनल्टी वगैरह लगता है कोर्ट केस का, वो पैसा सब वहाँ पे रहेगा और उसको वर्कर के बेनिफिट में यूज़ किया जाएगा। इसके अलावा तीसरी जो कोड है वो है IR कोड। IR कोड जो है बेसिकली आपका इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट हो गया या ट्रेड यूनियन एक्ट हो गया और स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट हो गया, इसको मिला के IR कोड बना है। IR कोड का एक इशू है जो लोगों को सबको, मतलब मैं बहुत सारे अखबार में पढ़ रहा हूँ, लोग परेशान हैं फिक्स टर्म एम्प्लॉय को लेके, उनको लग रहा है कि रेगुलर एम्प्लॉयमेंट जा रहा है। लेकिन हम आपको बताते हैं इसका पॉजिटिव साइड देखिए। पहले कॉन्ट्रैक्ट लेबर होता था, कॉन्ट्रैक्ट लेबर के बीच में कॉन्ट्रैक्टर रहता था, फिर प्रिंसिपल एम्प्लॉय रहता था, तो उसमें ये 30,000 उससे लिया, 20,000 इसको लिया, मिडिल मैन 10,000 खा लिया, ये स्थिति था। लेकिन जो भी फिक्स टर्म एम्प्लॉय है, जरूरी नहीं कि वो 3 महीने के लिए, 6 महीने के लिए हो, 5 साल के लिए भी वो एम्प्लॉयर उसको ले सकता है। 5 साल लिया, 3 साल लिया, 4 साल लिया, जितना टाइम के लिए लेना है लिया। लेकिन उस पीरियड में उसको वो अपने रेगुलर एम्प्लॉय को जितना तनख्वाह दे रहा था उतना ही तनख्वाह देगा, और जो भी सोशल सिक्योरिटी का कवरेज वो अपने रेगुलर एम्प्लॉयज़ को, जो भी फैसिलिटी अपने रेगुलर एम्प्लॉयज़ को दे रहा है, वही सेम फैसिलिटीज़ उसको देगा। और फिक्स टर्म एम्प्लॉय को अगर उसने 1 साल भी काम किया है तो उसको ग्रेच्युटी देना पड़ेगा। ये हो गया पहला बेनिफिट। दूसरा चीज़, आप सोचिए ना, आप अभी सेल में कोई काम कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट लेबर, वो जब एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट क्या लिखेगा, BK कंस्ट्रक्शन के अंडर में 5 साल काम किया हूँ, उस एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट का वैल्यू समझिए, और कोई लिखेगा कि मैं सेल के अंदर 5 साल काम किया था, उस एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट का वैल्यू आप समझिए, आपको समझ में आएगा कि कौन सी चीज़ें बेटर है। उसके अलावा एक हमने रीस्किलिंग फंड का व्यवस्था किया है। आपका जो है एक कंसर्न लोगों का चल रहा है कि थ्रेशोल्ड लिमिट बढ़ गया 100 से
300 हो गया आपका थ्रेशोल्ड लिमिट ले ऑफ रिट्रेसमेंट के लिए। लेकिन हम आपको ये क्लैरिफाई करना चाहेंगे कि बस परमिशन लेने का प्रोविज़न में चेंज हुआ है, लेकिन फाइनेंशियल बेनिफिट जो एम्प्लॉय के बेनिफिट का जो परमिशन लेने का काम किसका होता है, एम्प्लॉयर है, तो बस उस चीज़ में चेंज हुआ है। लेकिन जो फाइनेंशियल बेनिफिट वर्कर को मिलना चाहिए उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। एम्प्लॉय को वो फैसिलिटीज सारे मिलेगा, जो रिट्रेंचमेंट बेनिफिट मिलना था वो मिलेगा, जो नोटिस पीरियड का बेनिफिट मिलना था वो मिलेगा, जो ग्रेच्युटी का बेनिफिट मिलना था वो मिलेगा। उसके अलावा एडिशनल बेनिफिट ये मिलेगा, रीस्किलिंग फंड में उसको 15 दिन का पैसा मिलेगा, और वो पैसा जो है 15 दिन का जो पैसा मिलेगा, लास्ट जो सैलरी है उस हिसाब से 15 दिन का कैलकुलेट करके उसको अपना एम्प्लॉयर को उसको 45 डेज़ के अंदर उस पैसा को उसको देना पड़ेगा। उसके अलावा हम लोगों ने ये इंश्योर किया कि सारे कमिटीज़ में जो फीमेल पार्टिसिपेशन रहेगा और मैक्सिमम फीमेल पार्टिसिपेशन रहेगा, और जो ग्रीवेंस एक सारे इंडस्ट्री को अपना एक ग्रीवेंस रिड्रेसल कमेटी बनाना पड़ेगा। उस कमेटी में फीमेल एम्प्लॉयज़ भी रहेंगे ताकि फीमेल लोगों का ग्रीवेंस रिड्रेसल होगा, ठीक है। और उसके अलावा हम लोगों ने एक जो स्टैंडिंग ऑर्डर का जो प्रोविज़न है, पहले सर्विस सेक्टर के लिए स्टैंडिंग ऑर्डर नहीं था, हमने सर्विस सेक्टर के लिए IT सेक्टर हो गया या ऐसे ही बहुत सारे सर्विस सेक्टर हो गया, उसके लिए भी हमने स्टैंडिंग ऑर्डर बनाया है, और उसने हमने वर्क फ्रॉम होम का प्रावधान भी किए हुए हैं। इसके अलावा जो डिस्पोजल केस का जल्दी डिस्पोजल के लिए हमने क्या व्यवस्था किया हम आपको बताते हैं। पहले अगर आपने इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट यहाँ रेज किया तो आपका केस का यहाँ पे सुनवाई होने के बाद अगर सेटलमेंट हो गया तो अच्छी बात है, अगर सेटलमेंट नहीं हुआ तो फिर वो अगर कंसलेशन फेल हो गया तो फिर हम हमारे डिसीजन के हिसाब से हम डिसाइड, सेटलमेंट हो गया तो अच्छी बात है, अगर सेटलमेंट नहीं हुआ तो फिर वो अगर कंसलेशन फेल हो गया तो फिर हम हमारे डिसीजन के हिसाब से हम डिसाइड करते थे कि ये केस मेरिट है या डीमेरिट है। मेरिट नहीं है उस बेसिस पे वो CGIT को जाता था, लेकिन आज के डेट में हमने वो पावर वर्कर को और ट्रेड यूनियन को उनके हाथ दे दिया कि अगर आपको 90 डेज़ के अंदर आपका प्रॉब्लम यहाँ सॉल्व नहीं हो रहा है तो आप चाहो तो डायरेक्टली CGIT में जा सकते हो। इसके अलावा अगर आपके यहाँ का कोई भी डिसीजन में डिससेटिस्फाइड हो तो आप डायरेक्टली CGIT पे जा सकते हो, आपको CGIT कोई सवाल नहीं करेगा। लेकिन पहले सवाल करता था कि पहले लेबर कोर्ट से लिखवा के लेबर कमीशनर से लिखवा के लेके आओ कि वहाँ पे सुनवाई हुआ है बोल के, ठीक है। तो ये चीज़ें एक जो है बेनिफिट हुआ है। उसके अलावा दूसरा बेनिफिट क्या है कि केस जल्दी डिस्पोज हो, इस और केस में ज़्यादा मतलब क्वालिटी ऑफ डिस्पोजल अच्छा रहे, इसलिए हमने पहले एक जज रहते थे CGIT में, हमने इसको 2 जज बनवाया है, ठीक है। उसके अलावा पहले जो है 14 डेज़ का नोटिस पीरियड था स्ट्राइक के लिए, जो कि सबका कंसर्न है कि आपको स्ट्राइक के लिए 14 डेज़ नोटिस कर दिया बोल के नोटिस पीरियड कर दिया। उसके बारे में हम आपको ये बताएंगे कि अगर हमने जो है ये बात सच है कि हमने पब्लिक यूटिलिटी सर्विस के लिए पहले बस स्ट्राइक के लिए नोटिस देना पड़ता था, अब अक्रॉस सेक्टर हर सेक्टर के लिए आपको नोटिस देना पड़ेगा। लेकिन आप एक चीज़ समझिए कि अगर स्ट्राइक के लिए नोटिस देना पड़ रहा है वर्कर को, तो एम्प्लॉयर को भी लॉकआउट के लिए नोटिस देना पड़ रहा है कि एम्प्लॉयर जो है नोटिस जब अगर अपना कंपनी बंद करेगा तो उससे पहले उसको जो है वर्कर को भी नोटिस देना पड़ेगा, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि आप एक चीज़ सोचिए कि जो है एक आप ग्लोबल पॉलिटिक्स के बारे में सोचिए कि सारे जो है भारत के बाहर में आज के डेट में इतना कंपटीशन है कि लोग चाहते हैं कि कैसे भारत को जो बिजनेस जा रहा है कैसे अपनी कंट्री की तरफ खींच ले, ठीक है। तो उन्होंने अपना हमारे कंट्री को बदनाम करके रखे हैं कि यहाँ का श्रम कानून इतना मतलब जो है खतरनाक है कि वहाँ पे जाना मतलब जेल में चले जाओगे, और वहाँ का ट्रेड यूनियन इतना खतरनाक है कि आपको काम करने नहीं देंगे, हर टाइम स्ट्राइक ही करते रहते हैं। तो बाकी बाहर का एम्प्लॉयर डर जाते हैं यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने के लिए, और यहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं होगा तो यहाँ पे अगर कंपनी नहीं बनेगा तो फिर क्या होगा, फिर बंगाल का लोग काम करने के लिए बाहर जाएगा या फिर देश का लोग बाहर काम करने के लिए जाएंगे। इसलिए आपको ये एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करना पड़ेगा। अगर एम्प्लॉयमेंट और लोग सारे जो है वर्कर के साथ इतना समस्या क्यों होता है, क्योंकि नौकरी कम है, लोग ज़्यादा है, लेकिन हमें नौकरी ज़्यादा करना है लोग के हिसाब से, उसके लिए हमें एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करना पड़ेगा। अगर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करना है तो फिर हम क्या करेंगे, लेकिन हमें एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करने के लिए हमने वर्कर का सेफ्टी वेलफेयर के साथ कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया है। हम लोगों ने हमने बस एम्प्लॉयर को जहाँ फैसिलिटेट कर सकते हैं हम उस चीज़ को ध्यान दिया है कि जहाँ पे 20 रजिस्टर की जगह हमने 4 रजिस्टर बनाया है, और हमने जो है मल्टीपल रिटर्न्स की जगह हमने सिंगल रिटर्न बनाया। लेकिन जो भी आप सारे कानून का जो पुराने कानून का वो रिटर्न्स का पेज पन्ना देख लीजिए, अभी का जो रिटर्न्स का पन्ना देख लीजिए, आप देखोगे सारी चीज़ें यहाँ पे इंक्लूडेड है। अगर हमने 20 रजिस्टर का डाटा अगर हम जो है 4 रजिस्टर में ले पा रहे हैं तो उसमें समस्या क्या है। हमने बस कोशिश की है कि एम्प्लॉयर को लाइसेंस के लिए रजिस्ट्रेशन के लिए इस ऑफिस में बार बार आना ना पड़े, हमने यही फैसिलिटेट उनको किया है। उसके अलावा हमने उनके लिए ऐसे कुछ ज़्यादा और फैसिलिटेट नहीं किया है। उसके बाद हम लोग ने जो सेफ्टी
एंड वेलफेयर का बात होता है तो आपके को एक एक्ट को ध्यान देना पड़ता है, वो है OSH कोड। OSH कोड जो है आपका कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट हो गया, BOCW एक्ट हो गया, प्लांटेशन एक्ट हो गया, ये सारे एक्ट, ऐसे बहुत सारे एक्ट को मिला के आपका OSH कोड हो गया। इतने सारे कानून था ना कोई पढ़ता था, ना कोई समझता था, ना जो जिसके ऊपर लागू होता है ना वो पढ़ पाता है, ना वर्कर पढ़ रहा है, ना एम्प्लॉयर पढ़ रहा है। तो इसको सिंप्लीफाई करके छोटा बनाओ ताकि जो पालन करना चाहिए कानून वो पढ़े उस चीज़ को। हमने उसको शॉर्टकट किया है। उसके चलते माइग्रेंट वर्कर का डेफिनेशन को हमने सिंप्लीफाई किया है। अब जो है कोई भी माइग्रेंट वर्कर, अगर यहाँ का वर्कर अगर दूसरी बस स्टेट चेंज हुआ मतलब वो माइग्रेंट वर्कर की तरह कवर होगा। पुराने का डेफिनेशन और अभी का डेफिनेशन देख लेना कि पुराना डेफिनेशन इतना कॉम्प्लिकेट था ना कि वो लीगली वो माइग्रेंट वर्कर नहीं कहलाता था, ठीक है। और उसके अलावा हम लोगों ने माइग्रेंट वर्कर के लिए पोर्टेबिलिटी के बारे में बात जो है प्रोविजंस लाए हैं, ताकि अगर जिस सपोज बिहार का वर्कर या बंगाल का वर्कर जाके महाराष्ट्र में काम कर रहा है तो इस स्टेट में जो भी उसका सुविधा मिलना चाहिए वो उसको उस स्टेट में मिल जाएगा, ठीक है। तो उसके अलावा हेल्पलाइन का व्यवस्था किया गया है। और उसके अलावा जो है एक जो है सेंट्रल लेवल में एक जो है डाटाबेस बनेगा, सारे माइग्रेंट लेबर का डाटा वहाँ रहेगा। और जितना डाटा रहेगा सरकार के पास ताकि सरकार उनको बहुत क्विकली उनको रिस्पॉन्ड कर पाएगा। कभी भी कोई समस्या होता है, जैसे कोविड के टाइम में समस्या हुआ था, तो सरकार और वर्कर के बीच में कोई कम्युनिकेशन करने के लिए रास्ता होना चाहिए ना। तो इसके लिए जब माइग्रेंट वर्कर का एक डाटाबेस बनेगा तब कभी भी क्विकली हम वर्कर्स को फैसिलिटेट कर पाएंगे। उसके अलावा आपका जो है एक जो है वर्किंग आवर का के लेके चल रहा है कि जो है अभी जो है सारे लोग 12 घंटा काम करेंगे। ऐसा बात, ये गलत बात है। आपको जो है सरकार ने ये डिसाइड किया है कि सारे कहीं पे 8 घंटा था, कहीं पे 9 घंटा था, इसको यूनिफॉर्म करके 8 घंटा वर्किंग आवर डिसाइड किया गया है बाय सरकार। लेकिन एक चीज़ ये है कि अगर कोई कंपनी बोलता है कि हम 4 डेज वर्किंग डेज करेंगे, मतलब हफ्ते में 4 दिन काम करेंगे, काम करवाएंगे और 3 दिन पेड लीव देंगे, उस केस में वहाँ पे 12 घंटा काम होगा, ठीक है। अगर कोई कंपनी बोल रहा है कि हम 5 डेज वर्किंग करेंगे तो फिर उस केस में 9.5 उसका वर्किंग आवर रहेगा और 5 डेज वो काम करेगा। और उसके बाद अगर जहाँ पे जो है 6 दिन काम होता है हफ्ते में और 1 दिन उसको पेड लीव मिलता है, वहाँ पे उसको 8 घंटा काम करना पड़ेगा। इसके अलावा जो भी काम किया, इससे ज़्यादा जो भी काम, मतलब 48 आवर आपका मैक्सिमम है, उससे जहाँ पे भी ज़्यादा हुआ उसको एम्प्लॉय को ओवर टाइम मिलेगा, ठीक है। उसके अलावा फ्री एनुअल मेडिकल चेकअप का व्यवस्था किया गया है कि सारे किसी को जो है सारे एम्प्लॉय के, पहले नहीं था कि सारे एम्प्लॉयज़ का मेडिकल चेकअप होगा, क्योंकि जो है मेडिकल चेकअप का खर्चा बहुत ज़्यादा होता है। तो ये सरकार ने एम्प्लॉयर के ऊपर दिया है। और उसके बाद जो है पहले 240 डेज काम करने से, 1 साल करने से नेक्स्ट साल में आपको अर्न लीव या एनुअल लीव विथ वेजेस मिलता था, लेकिन सरकार ने उसको घटा के 190 डेज़ कर दिया है, जिसका काफ़ी बेनिफिट आपको वर्कर्स को मिलेगा। उसके अलावा क्रेच के बारे में हम ये बताएंगे। पहले 50 फीमेल एम्प्लॉय रहने से क्रेच मिलता था, लेकिन आज के डेट में हमने ये व्यवस्था करवाया है कि अगर कहीं पे 50 एम्प्लॉय है, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, तो वहाँ पे क्रेच का बेनिफिट मिलेगा। आप चाहो तो भी आप अपने बच्चे को लेके ऑफिस में जा सकते हो। क्या मेल को भी तो अपना बच्चे का टेक केयर करना है ना, तो उसके लिए ये व्यवस्था किया गया। एम्प्लॉयर के लिए क्या बेनिफिट किया गया, पहले एम्प्लॉयर को अपना क्रिच बनाना पड़ता था, ठीक है। तो 50 लोग का जो है ना, जो 50 लोग, अगर 50 लोग काम कर रहे हैं, क्रिच का पैसा ज़्यादा हो रहा है, तो अब क्या करेंगे, 2-3 एम्प्लॉयर मिलकर एक क्रिच बना सकते हैं, ठीक है। या फिर उस जगह का कोई NGO भी क्रिच बनाएगा, या वहाँ का स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट क्रिच बनाएगा, तो ये एम्प्लॉयर वहाँ पे पैसा दे देंगे। जो भी मतलब क्रिच में रखने का जो भी फीस वगैरह है वो एम्प्लॉयर देगा और वर्कर को फैसिलिटेट करना है। बेसिकली ये व्यवस्था किया गया है। इसके अलावा हम लोगों ने फीमेल एम्प्लॉयज़ को जो है रात में काम करने के लिए अलाउ किया गया है। पहले रात में काम करने के लिए अलाउ नहीं था, तो इसके चलते लड़कियों को बहुत सारी जगह पर रेस्ट्रिक्ट होता था, उनको काम नहीं मिलता था। तो हमने फीमेल एम्प्लॉयज़ को जब काम के लिए अलाउ किए है तो उनका सेफ्टी का भी ध्यान रखा है। ये है कि अगर फीमेल एम्प्लॉयज़ आर अलाउड टू वर्क सब्जेक्ट टू द कंडीशन कि एम्प्लॉयर सारे सेफ्टी का रेस्पॉन्सिबिलिटी लेगा, घर से पिक और घर से ड्रॉप करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा, और उसके अलावा जो है फीमेल एम्प्लॉय का कंसेंट होगा कि हाँ मैं काम करना चाहता हूँ, तब जाके वो फीमेल एम्प्लॉय को रात में ड्यूटी में लगा सकता है। तो ये सारे हम लोगों ने जो भी प्रोविजंस किया है वर्कर्स का बेनिफिट के लिए किया गया है, और जो भी आपका एम्प्लॉयर को फैसिलिटेट करने के लिए किया गया है। एम्प्लॉयर का फैसिलिटेट का मतलब ये नहीं कि हमने वर्कर्स से
वर्कर का सेफ्टी या वर्कर का फाइनेंशियल बेनिफिट में कंप्रोमाइज़ करेंगे। देखिए बिजनेसमैन होते हैं, उनको अपना पैसा और अपना बेनिफिट कैसे टेक करना है वो खुद सक्षम है, उनको सरकार को फैसिलिटेट करने का ज़रूरत नहीं है। सरकार का ध्यान रहता है कि वो वर्कर और एम्प्लॉय का ध्यान रखे, उसके अलावा एक ऐसे एनवायरनमेंट देते जहाँ पे बिज़नेस सही से हो पाए, ठीक है। और बिज़नेस सही से चलने के लिए एक इमेज बनाना ज़रूरी है कि श्रम कानून जो है इतना भी ख़राब नहीं है कि जो है यहाँ पे बिजनेस नहीं बन सके, तो उस चीज़ का ध्यान रखा गया। तो इसके अलावा अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप बताइएगा, तो हम उसका रेस्पॉन्ड करेंगे। ये जो आपको बताइए कि ये जो आप कानून बता रहे हैं, जो भी इम्प्लीमेंट नया कुछ आया है, हाँ, क्या ये सिर्फ सरकारी लोगों के लिए है ना गैर सरकारी नहीं, लोगों आप के लिए? ये प्राइवेट जो स्टेट में और सेंट्रल में हाँ। दोनों के लिए आप ये कानून लागू हुआ है, यही जानना है। हाँ, देखिए जो भी श्रम कानून बना है ना, वो सरकारी और प्राइवेट सबके ऊपर एप्लीकेबल है, सबके ऊपर एप्लीकेबल है, पहला बात ये है। दूसरा चीज़ है कि जो स्टेट और सेंटर का बात है कि जो श्रम कानून जो है अगर आप कोई भी कानून पढ़ोगे तो उसमें एक एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट का डेफिनेशन होता है। तो जो सेक्टर वाइज होता है वो सेक्टर वाइज बटा हुआ था कि ये सेक्टर के लिए केंद्र सरकार जो है एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है और ये सेक्टर के लिए जो है राज्य सरकार एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है। तो आप जो है जिस सेक्टर में जो सक्षम है वो वहाँ पे लॉ को कोई शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट का कॉन्सेप्ट नहीं है, हर किसी को मिनिमम वेज मिलना चाहिए, हर किसी को टाइमली वेज मिलना चाहिए, तो मिलेगा। अभी एक्चुअली देखा जाए कॉन्ट्रैक्टर लोग को अभी तक पैसा नहीं मिला, जिसकी वजह से लोग पेमेंट नहीं दिया जा रहा है कॉन्ट्रैक्टर का। मैंने एक्चुअली जो स्टेट बोल रहा है कि हम लोग को केंद्र सरकार से अभी तक पैसा नहीं मिला, हाँ। जिसका वजह से हम लोग कॉन्ट्रैक्टर का पेमेंट नहीं कर पा रहे। हाँ। कॉन्ट्रैक्टर लोग भी हाथ उठा दिया कि बोल हम लोग का पेमेंट नहीं आया तो हम लोग कैसे पेमेंट करेंगे, जिसका वजह से बार बार लोग आंदोलन में जा रहा है। इस बारे में आप लोग क्या स्टेप लेंगे? देखिए पहला तो ये दो चीज़ें अलग चीज़ें, कोड का जो लेबर कोड का टॉपिक और ये टॉपिक अलग है, लेकिन फिर भी आपने प्रश्न किया था, हम आपका प्रश्न का जवाब देंगे। हम आपको बताएंगे जैसे भी जो भी पहला ये है कि कोई भी कॉन्ट्रैक्टर का पहला रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि वो पेमेंट करे, उसके बाद प्रिंसिपल एम्प्लॉयर मतलब जो है सरकार जो भी उनका प्रिंसिपल एम्प्लॉयर है, इस केस में अगर स्टेट गवर्नमेंट प्रिंसिपल एम्प्लॉयर है तो उनसे वो रिम्बर्स करे। और दूसरा चीज़ ये है कि कानून ये कहता है कि जहाँ पे भी प्रिंसिपल एम्प्लॉयर का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर कॉन्ट्रैक्टर पेमेंट नहीं किया तो फिर जो है वो पहले पेमेंट कर दे वर्कर को, करने के बाद वो कॉन्ट्रैक्टर से पैसा रीइंबर्स करे। और जो है रही बात सरकारी सरकार राज्य सरकार और केंद्र सरकार जो भी अगर कुछ इशू है तो एक तो मुझे मेरे नॉलेज में वो नहीं था, पहली बार आ रहा है। तो सरकार कोई भी सरकार चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे वो राज्य सरकार हो, हमें एक चीज़ तो ये समझना होता है कि अपना डिस्प्यूट जब वर्कर को सामने वर्कर देखते हैं या वर्कर का डे टू डे का एक्सपेंडिचर होता है को देखते हैं या उसका सैलरी होता है तो उसको देखते तो उसको प्रायोरिटी करना चाहिए, पहले उसका प्रॉब्लम सॉल्व करके फिर एक जो है ऑफिशियली उस चीज़ को बात करके उस चीज़ को सॉल्व करना चाहिए। कल को मीटिंग की थी और उन लोगों ने बोला है कि लेबर कानून में बहुत बदलाव हुआ है और ये काला कानून है, जिसके कारण वो लोग बहुत जल्द एक धरना में जाने जा रहे हैं और प्रोटेस्ट कर रहे हैं ब्लैक बैच पहन के। तो ये कितना सही है और क्या उन लोगों ने क्या? देखिए मैं आपको तो जो है सारी चीज़ें बता दिया कि क्या क्या बेनिफिट्स है, क्या क्या जो भी है बता दिया। अब जो है हम आपको बताएं, पहले भी बोल रहे अभी भी बोल रहे, एक डॉक्टर ही जान सकता है कि कितना बीमारी था जिसका कोई इलाज नहीं था और उसका जब दवा निकलता है तो कितना खुशी होता है। आज श्रम कानून निकलने के बाद हमें उतना खुशी महसूस होता है क्योंकि हमें पता था कि लॉ में कितना ग्रे एरिया था, लैप्स एरिया था, जिसके चलते हम वर्कर को हेल्प नहीं कर पा रहे थे। एक लेबर कमिश्नर एक वर्कर को हेल्प करने के लिए उसको कानून का सपोर्ट चाहिए होता है। अगर कानून में ग्रे एरिया रहता है तो फिर वो सपोर्ट नहीं कर पाते वर्कर को। वो सारे ग्रे एरिया का जो सोल्यूशन हुआ ना, वो हमारे लिए बड़ी रिलीफ है कि हम कल से ज़्यादा बेहतर वर्कर को हेल्प कर पाएंगे आगे चल के। बाकी एक ऐसे इन जनरल स्टेटमेंट देना कि ये काला कानून है, ये बहुत आसान चीज़ है। अगर काला कानून है तो कौन सा प्रोविज़न काला कानून है वो लेके आइए, उसका जवाब हम आपको देंगे, ठीक है ना। ऐसे तो किसी को भी गुमराह कर सकते हैं, ऐसे नहीं होता है। आप लेकर आइए जो मैंने आपको प्रोविज़न बताया ना, आप यही लेट्स टॉक इन द फैक्ट। आप पुस्तक लेकर आइए, पुराना पुस्तक लेकर आइए, पुराना कानून का पुस्तक लेकर आइए, अभी क्या लेके चलो कंपेयर करते बात करते, ठीक है ना।